नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में स्वागत। नोएडा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक्स सेंटर का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम सेक्टर 6 स्थित इंदिरा गांधी कला केंद्र में आयोजित हुआ और उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक राजनाथ सिंह 22 अगस्त को नोएडा पहुंचे और निजी लैब के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में स्वास्थ्य सेवाओं और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के महत्व पर बात की और कार्यक्रम के दौरान डायग्नोस्टिक्स सुविधाओं को बेहतर बनाने और लोगों तक आधुनिक जांच सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया गया। और राजनाथ सिंह का नोएडा में यह कार्यक्रम ऐसे समय में हुआ जब देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और बेहतर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार जोर दिया जा रहा है। 2017 के पहले प्रदेश में, जहां तक उत्तर प्रदेश में भी हम बैठे हैं तो प्रदेश की चर्चा थोड़ी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार जिस गति से होना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के डायनेमिक चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनी है तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा सुधार देखने को मिला है। वर्ष 2017 में प्रदेश में जहां पर केवल 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, वहीं आज इनकी संख्या लगभग 45 हो चुकी है। लेकिन इसमें भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, मैं उसको बोल नहीं रहा हूं। एमबीबीएस और पीजी की सीटों में भी वर्ष 2017 की तुलना में 3 गुना से भी अधिक की वृद्धि तो हुई है, लेकिन साथ ही साथ देखना पड़ेगा इसकी क्वालिटीज के बारे में भी, और साथ ही साथ डॉक्टर्स अवेलेबल हैं वहाँ पढ़ाने वाले की नहीं हैं, जिन्हें अपने अपने फील्ड में एक्सपर्टीज होनी चाहिए। जरूरत पड़ेगी तो चूंकि पॉलिटिक्स में डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं तो वो भी जा सकते हैं इस काम के लिए। डायलिसिस जैसी महंगी और रेगुलर मेडिकल फैसिलिटी को लेकर भी सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है। आज प्रदेश के लगभग 75 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स में गरीब मरीजों को निःशुल्क डायलिसिस सुविधा की भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथियों, मेरा मानना है कि किसी भी सरकार की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना यह होना चाहिए कि उसका लाभ जो समाज के अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है उसको मिल रहा है कि नहीं मिला है। और उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा यह परिवर्तन उसी अंत्योदय की भावना को ही मजबूत करता है, जो समाज की अंतिम सीढ़ी पर जो बैठा हुआ है उसका उदय। और मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी और मजबूत पहचान बनाएगा। अब तो हमारे डॉक्टर रितु महाजन और डॉक्टर मिसेज एंड मिस्टर दोनों आ गए हैं अब यहाँ, और इस पूरी यात्रा में महाजन इमेजिंग एंड लैब्स और इंस्टीट्यूशन बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। और साथियों, चूंकि आज शुरू हो रही है फैसिलिटी, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम का एक मॉडल है, इसलिए मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एक तरह से पूरी हेल्थ केयर सिस्टम का फ्यूचर मॉडल है। ऐसा कहने के पीछे कुछ कारण भी हैं हमारे। पहला कारण है कि डिजीज पैटर्न में बदलाव तेजी से हो रहा है। पहले भारत में इन्फेक्शस डिजीजेस यानी टाइफाइड जैसी बीमारी, कॉलरा, हैजा जैसे, टीबी जैसे यह रोग बहुत ही प्रमुख रोग माने जाते थे। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, कैंसर, किडनी फेलियर, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जैसी चीजें तेजी से बढ़ रही हैं। ये बीमारियां एक दिन में नहीं होती हैं, ये सालों तक शरीर में धीरे धीरे डेवलप होती रहती हैं। हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर और बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर। रायबरेली में बारिश के बाद जलभराव में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कई इलाकों में पानी घरों तक पहुंच गया है और जिसके चलते सैकड़ों लोग अपने घरों में फंसे होने की शिकायत कर रहे हैं। और लगातार जलभराव की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चों और परिवार को हो रही है। जलभराव के कारण बच्चों
गरीब एक हफ्ते से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी निकासी की सुचित व्यवस्था नहीं होने के से हर बारिश में हालत बिगड़ जाते हैं और मौके से सामने आए विजुअल्स में जलमग्न रास्ते और घरों में आसपास भरा पानी लोगों की परेशानियां साफ दिखा जा रहा है और अब स्थानीय लोग परेशान से जल्द जल निकासी और राहत की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के कई हिस्से में इस समय और बाढ़ का असर दिखा जा रहा है। अबे नहीं तो आवत जाओ इसी आवत जाओ शिवा यादव। कौन सा गांव है? कोडरी। क्या दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ बहुत दिक्कत है, क्या? यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है। हमारे गांव में बाढ़ आ चुकी है। यहाँ प्रशासन कोई मदद नहीं दे रहा। क्या कहता है? प्रशासन आता है हिमापुर से लौट जाता है, यहाँ कोई नहीं आया। कोई नहीं आया यहाँ। कब से है पानी भरी? ये पानी 18 तारीख से है। तो फसलें कितनी डूबी होगी? फसलें कम से कम कई एकड़ में डूब गई। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि प्रशासन आए यहाँ देखे, कुछ हमारी सुविधा कराई जाए, क्योंकि दवा पानी जाने आने में बड़ी दिक्कत होती है। कैसे जाते हैं? लेटरिन बाथरूम के लिए दिक्कत होती है। हम लोग अगर कोई बीमार होता है तो 4 पाई पे लाद के लेके जाते हैं उसे 4 लोग। मेरा नाम खुशबू है। कौन सा गांव है? कोडरी। क्या दिक्कत है यहाँ पे? हम लोगों को यहाँ आने जाने में दिक्कत है। इतनी बारिश हो गई है, इतना पानी भरा, हम लोगों को बहुत दिक्कत है। स्कूल जाने में भी दिक्कत है, कोई सामान लाना होता उसमें भी दिक्कत। हमारे गांव में एक भी दुकान नहीं, हम लोग अईमापुर जाते हैं लाने इतने पानी में। क्या स्कूल जाती? नहीं जाते स्कूल, इसी बारिश की वजह से नहीं जाते। अभी तक जाते थे, 10 दिन से नहीं जाते हैं। स्कूल से रोज फोन आता है कि आ जाओ स्कूल, सर डांटते हैं। कोई अधिकारी आया? कोई नहीं आया। कल कोई आया था, अईमापुर से वापस चला गया, यहाँ तक नहीं आया कोई। तो क्या चाहती है? हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन आके यहाँ देखे, हम लोगों को कोई सुविधा दे। तो क्या घर से निकल पा रही है? घर से नहीं निकल पाए, हमें दरवाजे के पास भी पानी है। जी सुमित्रा। कौन सा गांव है? कोडरी। क्या दिक्कत है? जी यही बाढ़ आ गई, सब घरों में पानी चला गया, सब फसल बह गई है, सब लेटरिन की सबसे दिक्कत लेटरिन की है। कोई बीमार होगा तो दिक्कत है। कैसे ले क्या जाते करें? जेब कैसे ले जाते? 4 पाई पे ले जाते हो, कैसे ले जाए? तो क्या हुआ? क्या समस्या आ रही है? सिर्फ सरकार आए कि देखे तो आए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। प्रशासन आता हुआ है, हिमापुर से वापस चला जाता है, यहाँ पर आता नहीं कोई। अच्छा। अब लड़के बीमार पड़ रहे हैं, इसी पाई बाढ़ में आओ जाओ तो बीमारी और जो नहीं ठीक उन्होंने बीमार हो जा रहे हैं। स्कूल जा रहे हैं लड़के? जी नहीं। क्यों नहीं जा रहे? जी बाढ़ है जी, भीज जी है, कहूँ दिक्कत और हो जाए, गिर गए पानी में है तो फिर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयानों और नेताओं की सुरक्षा और बुलेट प्रूफ जैकेट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजभर ने कहा है कि नेताओं की सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है और ज़रूरत के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। और वही जयंत चौधरी के बयान पर भी ओम प्रकाश राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया रखी। उन्होंने राजनीतिक मुद्दों पर लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए बीजेपी कांग्रेस के बीच जारी सियासी विवाद पर भी बात की। और राजभर के बयान में इस ऐसे समय आए जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुरक्षा, कानून व्यवस्था और नेताओं के बयानों को लेकर सियासी बहस तेज है। अब देखना होगा कि राजभर के बयान पर विपक्ष की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। पाकिस्तान में ये समाजवादी पार्टी वाले करते हैं। सही कहा है, क्योंकि आए दिन पीडीए की परिभाषा बताते रहते हैं अखिलेश जी, तो किसी दिन वो पी से पाकिस्तान भी बता सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो। सर वंदे मातरम को लेकर देखा जाए, वंदे मातरम नहीं गाएंगे, उसको कैसे देखें? देखिए, कांग्रेस संविधान को नहीं मानती ना। संविधान को अगर मानती तो इस तरह की बात कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं करते। सर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने 44 प्रमुख नेताओं को जो है बुलेट प्रूफ जैकेट दी है, उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई जाएगी। कैसे देख रहे हैं आप? आपको भी बुलेट प्रूफ जैकेट मिली है? मिली तो है।
देख रहे हैं जिस तरह अपराधी अपराध कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं। आए दिन मीटिंगों में काला झंडा लेके पहुंच जा रहे हैं। अब पता नहीं वो काला झंडा दिखा के कहाँ पाते हैं सब। अभी काला झंडा दिखा रहे हैं तो कल हो सकता है रिवॉल्वर भी दिखाने लगे। सर, जयंत चौधरी ने ट्वीट करके कहा है कि सियासत की लड़ाई में कुछ शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं। जाट समाज को टारगेट करना और कहना कि ABCD हमने सिखाई, मैं इस अहंकार को देख चुका हूं करीब और मानता हुई हूं कि ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है। वो समाजवादी सही कहा है उन्होंने कि जब किसी का पतन आता है तो वो अनर्गल बयानबाजी करते हैं, तरह तरह की टिप्पणी करते हैं। वही हाल अखिलेश जी का है। जाट समाज को लेकर नहीं, जो उन्होंने जाट समाज ही नहीं सभी समाज पे टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ आए उनको चवन्नी से हमने रुपया बना दिया। तो जो लोग उनके साथ निषाद पार्टी भी गठबंधन की, भारतीय समाज पार्टी भी की, राष्ट्रीय लोक दल भी की, बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने सबके लिए कहा, खाली जाट समाज के लिए थोड़ा कहा है। लखनऊ से बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रोन इंडस्ट्री को लेकर दिए गए बयान पर त्रिपाठी ने कहा है कि ड्रोन तकनीक भारत के विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम भूमिका निभा रही है। वही चीनी की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर भी राकेश त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया दी। सरकार की ओर से चीनी की उपलब्धता और कीमतों को लेकर उठाए जा रहे कदमों के बीच इससे पर सियासत भी तेज है और हालिया सरकारी जानकारी के मुताबिक चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे उत्पादन में कमी और मांग में इजाफा और वैश्विक आपूर्ति जैसे कई कारण बताए गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की CAA के घुसपैठ को लेकर दिए गए बयानों पर भी राकेश त्रिपाठी ने अपनी बात रखी और बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी राजनीति के विवादों पर भी उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और बीजेपी का पक्ष रखा। जयंत चौधरी ने ट्वीट किया, सियासत की लड़ाई में कुछ भी सस्ते सब बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। देखिए, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आलोचना करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरे समाज की आलोचना करना, विशेष करके जाट समाज के संदर्भ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह की टिप्पणियां की हैं, ये कहना कि उनको राजनीति सिखाने का काम किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। पूरे समाज का ये अपमान समाजवादी पार्टी को भारी पड़ेगा। या तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करे और सार्वजनिक तौर पर क्षमा याचना करे। ये जिस तरह से जाट समाज के प्रति जो शब्दों का इस्तेमाल किया है वो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, वरना समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी, यह न्याय की दिशा में पहला कदम है। गोली लगने के 1 महीने बाद FIR दर्ज की गई। लेकिन जिस तरह की हठधर्मिता लेकर के राहुल गांधी चल रहे हैं, उनका न्याय से कोई सरोकार नहीं है। उनका सारा मामला यह है कि कैसे छात्रों के कंधे पर बंदूक रख करके उससे सियासी नफा लिया जा सके। ये श्रेय की लड़ाई है और इसीलिए राहुल गांधी जानबूझकर के इस तरह का स्वांग कर रहे हैं। जिस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक हाई पावर्ड कमेटी गठित की गई है, उस मामले की जांच कर रही है, उसके बावजूद एक जिद करना, FIR के लिए अड़ना, ये लीडर ऑफ अपोजिशन का एक अराजकता मचाने जैसा कार्य है और इस अराजकता मचाने से राहुल गांधी को जनता से कुछ गेन नहीं होने वाला। JP नड्डा ने कहा, राहुल गांधी थाने के बाहर धरना देना से दिखावा है। देखिए, राहुल गांधी कैमरा जीवी हैं, उनको कैमरे से इतना प्रेम है कि वो कैसे इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं, सुर्खियों में आना चाहते हैं और इसके लिए रोज नए नए प्रकार के इवेंट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके पास जनता का जनाधार नहीं है। इसलिए ऐसे इवेंट क्रिएट करके सुर्खियों में आकर के वो चर्चा में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। स्मृति ईरानी, वंदे मातरम को लेकर के पहला हमला करते हुए स्मृति ईरानी ने सवाल उठाया कि क्या सोनिया गांधी सदन में कानून पर नजरअंदाज कर सकती हैं। देखिए, संसद के कानून से अगर कोई कानून बना है तो उस कानून का अनुपालन करना हर भारतीय नागरिक की ये जिम्मेदारी है। शिमला में जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में कथित देरी को लेकर बीजेपी में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और बीजेपी का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया में
जानबूझकर देरी की जा रही है और इससे स्थानीय निकाय को मिले जनादेश पर असर पड़ रहा है। और प्रदर्शन के दौरान हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधा और ठाकुर ने आरोप लगाया कि जिला परिषद के पदाधिकारियों के चुनाव और देरी लोकतंत्र प्रक्रिया के खिलाफ है। इससे पहले बीजेपी चुनाव की तारीख घोषित नहीं होने पर हाई कोर्ट जाने और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी थी और वही सत्तारूढ़ कांग्रेस की ओर से इस मामले में अलग पक्ष रखा गया है। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि चुनाव होना तय है और बीजेपी को यहां बताना चाहिए कि तय कार्यक्रम के दिन उसके समर्थित जिला परिषद सदस्य मौजूद क्यों नहीं थे। बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ। कल विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय गान जब शुरू हुआ, सभी विपक्ष के माननीय सदस्य अटेंशन की मुद्रा में, सावधान की मुद्रा में खड़े थे और पूरा राष्ट्रीय गान का गायन हुआ। उसके पश्चात जब समाप्त हुआ राष्ट्रीय गान, उसके बाद जो है वहां विधानसभा के अंदर प्रश्न पूछा गया, जानकारी पूछी गई कि वंदे मातरम क्यों नहीं गा रहे हैं। और इसलिए अगर मुख्यमंत्री जी और उसके बाद कांग्रेस के विधायक मंत्री जिस प्रकार से झूठ प्रचारित करना चाहते हैं, प्रसारित करना चाहते हैं, आज हम अध्यक्ष महोदय जी के समक्ष अपनी बात कहेंगे। पूरी वीडियो क्लिपिंग राष्ट्रीय गान की सभी माननीय सदस्यों को, विपक्ष के सदस्यों को दी जाए और अगर उसमें अगर कोई भी गलत नहीं किया है तो ये अवमानना का मामला बनता है मुख्यमंत्री के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ, और इस बात को लेकर के आज हम बात कहने वाले हैं। सर, सत्ता पक्ष कह रहा है कि राष्ट्रीय गीत पहले क्यों गाना है, अंतिम में गाते हैं। अध्यक्ष कल स्पीकर ने भी यही बात कही है कि जो सदन की परंपराएं हैं वो डिसाइड करेंगे, ना कि कोई और। देखिए, इस बात को लेकर के जब पूरे देश में वंदे मातरम के संदर्भ में बात बड़ी स्पष्ट हो गई कि कानून बन गया लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर बिल पारित होने के पश्चात, और 15 अगस्त को, अब की बार 15 अगस्त को पहली बार देश के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वंदे मातरम के साथ जो है उस कार्यक्रम की शुरुआत की। तो एक सीधी सी बात है, सीधा संदेश है कि वो पूरे देश के अंदर उसी रूप में लागू होना चाहिए जिसकी शुरुआत 15 अगस्त को हुई थी। और 15 अगस्त के बाद अभी विधानसभा के अंदर ये सत्र जो मानसून का हमारा शुरू हुआ था, यहाँ वंदे मातरम से शुरू करना चाहिए था, पहली बात। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री ने पिछले कल विधानसभा में आने से पहले जो बाइट मीडिया को दी है, उस मीडिया की बाइट में अगर आप विस्तार से जाएंगे, उसमें ध्यान से देखेंगे, उसमें एक बात कही है कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में यह फैसला हुआ कि हम 2 ही स्टैंजा गाएंगे, पूरे वंदे मातरम गायन का जो है वो हम कार्यक्रम नहीं करेंगे। ये फैसला कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हुआ है। जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ये फैसला हुआ और उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी, इसका मतलब है कि वो वंदे मातरम के प्रति अभी भी सम्मान का, आदर का, श्रद्धा। लखनऊ से बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कई अहम राजनीति और जनहित के मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नेताओं की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट के सवाल पर दिनेश शर्मा ने अपनी बात रखी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार के रुख का समर्थन किया। वहीं चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर भी दिनेश शर्मा ने सवाल किया गया है कि बढ़ती कीमतों के बीच आम लोगों और किसानों से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी सांसद ने सरकार का पक्ष रखा। और इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी राजनीतिक विवादों पर भी दिनेश शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और बीजेपी नीतियों का बचाव किया। और दिनेश शर्मा ने उत्तर प्रदेश के बीजेपी के राज्यसभा सांसद है और उनका मौजूदा राज्यसभा कार्यकाल नवंबर 2026 में समाप्त होना है। सर, जयंत चौधरी ने ट्वीट किया, सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। अब देखिए, इतना हास्यास्पद बयान है समाजवादी पार्टी का
कि आप चौधरी चरण सिंह, जिनके बारे में कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग दामादों की खातिर इतनी नहीं करते थे, भगवान की तरह चौधरी चरण सिंह जी को पूजते थे। चौधरी चरण सिंह जी जाट नेता नहीं बल्कि किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते थे, और उनके पोते को आप चवन्नी कह रहे हो। उनके पोते यानी आप जाट समाज को चवन्नी का समझ रहे हो, आपने रुपया बना दिया। जाट समाज का तो कितना स्वतंत्रता में रहा है। जाट समाज की एक जाट रेजिमेंट उसकी भारत की समर्पण, उसके शौर्य और उसकी पराक्रम के कारण बनती है। आपने उसको कह दिया चवन्नी। जाट चवन्नी नहीं है, वो रुपया पहले भी था, और रुपया नहीं, वो तो अमूल निधि है, धन है, सोना नहीं, वो तो हीरा है। जाट समाज वो कभी चवन्नी थोड़ी हो सकता है। ये मैं समझता हूँ जयंत चौधरी पर नहीं, ये जाट समाज को था कि चवन्नी से उन्होंने जो बीजेपी ने उनको कई जगह पर टिकट दे दिए और सहयोगियों को भी टिकट दे दिए, इस पर यह व्यंग है कि वो चवन्नी थे, यानी वो कुछ देते नहीं थे। और उसके बाद उनको इतना सारा मिल गया कि केंद्रीय मंत्री या वो जो भी आया उनकी योग्यता के अनुसार आया। और आप उनको क्या सिखाएंगे जो पहले से सिखा हुआ पैदा हुआ विरासत में? उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। ये जाट समाज का अपमान है, इसके लिए खेद प्रकट करना चाहिए। प्रयागराज से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने चीनी की बढ़ती कीमतों और केंद्र की राजनीति को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और चीनी के दाम बढ़ने के मुद्दों पर भी उन्होंने सरकार से आम लोगों को राहत देने की मांग उठाई। और वही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से राहुल गांधी पर किए गए हमलों को लेकर भी प्रमोद तिवारी ने पलटवार किया और उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के मुद्दों पर उठाने वाले को लेकर कांग्रेस का पक्ष रखा और बीजेपी राजनीतिक आरोप लगाए। और इसी बीच राजस्थान के जयपुर में सरकारी स्कूलों के निरीक्षण को लेकर हुए विवाद का भी मुद्दा सियासत में गरमा गया है और रामपुरा कंवरपुरा गांव के स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची सीजेपी टीम और स्थानीय लोगों के बीच विवाद और झड़प की खबर सामने आई है और दोनों पक्षों की शिकायतों पर पुलिस जांच कर रही है। एक सीधा सा सवाल, एक युवा सामने खड़ा है, कोई आपराधिक इतिहास नहीं, उसका बदन छलनी पिलेट, आंख की रोशनी जा चुकी है, क्या उसकी एफआईआर लिखने के लिए 6 घंटे राहुल गांधी को धरने पर बैठना पड़े? तो इतना जान ले लो, एक ही आवाज है पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष में, जिसे न कोई झुका सकता है, न डरा सकता है, न धमका सकता है, और वो आवाज़ है राहुल गांधी की, जिसके साथ आज देश का एक बहुत बड़ा तबका हर रोज उनके चाहने वाले बढ़ रहा है। अच्छा, जेपी नड्डा इस पर कह रहे हैं कि ये सिर्फ चीप पॉलिटिक्स है और ये अटेंशन सीकिंग के लिए, मतलब किसी का बदन छलनी हो, किसी की आँख फोड़ दी गई हो और वो न्याय मांगने के लिए, जो भारत का कानून कहता है कि हर व्यक्ति को एफआईआर लिखाने का अधिकार है, इन्वेस्टिगेशन अधिकार है पुलिस का, तो वो अगर किया जा रहा है तो नाटक किया जा रहा है। अरे आप लोगों ने कातिलाना हमला किया, इसका जवाब आज दो या कल दो, तैयार रहो, इसका जवाब हिंदुस्तान को देना ही पड़ेगा। चीनी के दाम बढ़ गए हैं, जो है 44 रुपये से 55 रुपये त्योहार नजदीक है। किस चीज़ का दाम घटा है या किस चीज़ का दाम स्थिर है? ये सरकार पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए चीनी के सिंडिकेट को इस तरह कर रही। अब 10 रुपये पर किलो बढ़ जाना आम आदमी की जेब पर डकैती है। चीनी वो लोग जो मैं कहूँगा मिडिल क्लास, नौकरी पेशा क्लास, गरीब क्लास, उस पर सीधे उसके जेब पर डाका है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, चाहता हूँ इसे वापस लिया जाए। बड़ा हमला हुआ, काफी लोगों ने मारा। राजनीति में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं, किसी भी हालत में किसी पर हिंसात्मक कार्रवाई नहीं। अगर वो गए थे, देखना चाह रहे थे कि स्कूल तबेला में चल रहा है या कहाँ चल रहा है, तो कल निर्णय देना चाहिए था। और दूसरा, सीजेपी वालों को भी चाहिए कि लोगों को विश्वास में लेकर काम करें, ऐसा न लगे कि वो
फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहिए हम टीवी भारत।